नमस्कार, संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम की। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने यहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर भी अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह सेमेस्टर सिस्टम जो है उसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम से पहले क्या होता था, अपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें क्या होता था, अपनी हर एक ईयर के अंदर तीन बुक्स अलग अलग चलती थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जिसके अंदर हर में 5-5 यूनिट होती थी और हर एक यूनिट से अपने पास में कितने क्वेश्चन आते थे, 2। तो 2 क्वेश्चनों के अंदर अपन को करना सिर्फ एक होता था, तो अपने पास में चॉइस होती थी। तो अपन क्या करते थे, हर एक यूनिट का एक पार्ट जो है उसको अगर अपन कवर कर लेते थे तो अपन एक पार्ट जो है उसको क्या कर सकते थे, इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि अपन एक क्वेश्चन आराम से क्या किया जा सकता था, अटेम्प्ट। लेकिन अब की बार सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ये क्या किया गया, बुक्स वाला सिस्टम जो है उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर हर ईयर कितने ईयर सेमेस्टर कर दिए गए हैं, 2, और दोनों सेमेस्टर के अंदर कितनी यूनिट रखी गई हैं, 4 यूनिट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 ही यूनिट है, इन 4 यूनिट जो हैं उनके अंदर बहुत सारी यूनिट्स को आपस में भी क्या कर दिया गया है, कंबाइन, यानी अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा क्या रह गया है, लेंदी हो गया है। प्लस अपने पास में जो पहले ऑप्शनल होता था कि अपन दोनों में से चॉइस कर सकते हैं, वो वाली अब अपने पास में चॉइस नहीं है। तो अपन को टॉपिक्स जो हैं वो सारे क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से कवर करने पड़ेंगे। तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसके अंदर जो सिलेबस दिया गया है अपना, वो कौन सा दिया गया है और उस सिलेबस के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप लोगों को जब भी आप उस पढ़ो तो थोड़ा सा जो टॉपिक्स हैं वो क्या रह जाएं, आसानी से याद रह जाएं कि भाई इसमें अपन को ये पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आज सेमेस्टर फर्स्ट की। देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर अपन देखें, सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर टोटल कितनी यूनिट दी गई है अपने पास में, 4 यूनिट। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या दी गई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, परमाणु संरचना, ये टॉपिक जो है ये पहले अपन को नहीं पढ़ना होता था, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपन 12th क्लास के अंदर इसको क्या कर लेते थे, कवर। लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ में अपन को ये दोबारा से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ती हैं, तो जैसे यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं अपन को परमाणु से रिलेटेड कुछ मॉडल, जैसे बोर मॉडल और इसकी लिमिटेशंस। इसके अलावा रदरफोर्ड वगैरह, प्लम पोडिंग मॉडल वगैरह और भी बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर अपन को पढ़ना है बोर मॉडल। इसके अलावा अगर बात करें तो अपन को यहाँ पर पढ़नी पड़ती है मैटर की ड्यूअल नेचर। ठीक है ना, यानी ये कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों का हो सकता है। यानी क्या पढ़नी पड़ती है अपन को, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। ओके जी। इसके अलावा क्या पढ़नी पड़ती है अपन को, इनको समझाने के लिए डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है जी, डी ब्रोगली समीकरण के साथ ही बात करें अपन तो एक आता है हाइजेनबर्ग। देखिए, हाइजेनबर्ग की क्या आता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है जी, तो ये भी अपन को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 12th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है, जिनको अपन एक बार 11th या 12th में पढ़ चुके होते हैं। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपन को पढ़ना पड़ता है हाइड्रोजन का जो परमाणु है, यानी परमाणु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, कि जैसे अपने पास में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, 2 परमाणु हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का अणु। तो ये किस प्रकार से इनकी फॉर्मेशन वगैरह होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर परमाणु में क्या आते हैं, कक्षक। कौन कौन से आते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स वगैरह हैं, इनकी संरचना वगैरह किस प्रकार से होती है, ये किसको बताती है, या फिर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन वो जो हैं किस प्रकार से भरे जाते हैं, इन सबको अपन को पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते वो कहलाते हैं नोडीय तल। कैसे पता चले इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इसके लिए पढ़ी जाती है श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, इसी के अंदर 2 फंक्शन आते हैं, साई और साई स्क्वायर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए अपन को पढ़ने पड़ते हैं क्या, क्वांटम नंबर,
कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं? टोटल 4, जो किसी भी परमाणु के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति को क्या कर सकती हैं? बता सकती हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर अपन क्या पढ़ते हैं कि जो पदार्थ या जो भी परमाणु अपने पास में है उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किस प्रकार का होता है, यानी बेसिकली पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी को बताने के लिए या तो अपन बताते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन, या फिर आता है किसका? फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन दोनों ही चीज़ों से अपन किसको बताते हैं? यहाँ पर जो भी अपने पास में एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी या बात करें उसके स्थायित्व को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी यूनिट जो है उसको क्या कर दिया गया है? यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। देखिए यूनिट सेकंड की अगर अपन बात करें तो देखिए पहले ये यूनिट सेकंड जो थी इसके अंदर दो अलग अलग यूनिट्स चलती थी। कोवैलेंट बॉन्ड अलग था, आयनिक बॉन्ड क्या था? अलग, और दोनों के दो दो पार्ट थे, यानी टोटल कितने पार्ट थे? 4। अब इन सबको एक साथ में क्या कर दिया गया है? कंबाइंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या पढ़ना है? तो यूनिट सेकंड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसमें अपन को क्या पढ़ना होता है? तो अपन का सहसंयोजक बंध जो है उसमें अपन को जनरली पढ़ना होता है एक तो संकरण, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 इस तरह के। ठीक है, या d2sp3 इस टाइप के जो भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होते हैं, ये कोई भी अणु जो है उसकी संरचना वगैरह को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेकंड, तो इसमें पढ़ी जाती है VSEPR थ्योरी। ठीक है जी, VSEPR सिद्धांत क्या कहता है कि जिसमें अगर यहाँ पर लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट है तो संकरण द्वारा उनकी ज्यामिति को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो फिर इसकी ज्यामिति को डिफाइन कौन करता है? VSEPR सिद्धांत करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इसी के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इसी के अंदर एक टॉपिक और है आएगा अपने पास में मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है जी, यानी धात्विक बंध, कि धातु जो होती हैं वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी रहती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अपन को फिर कुछ सिद्धांत वगैरह जो हैं वो पढ़ने होते हैं। जैसे नॉर्मली बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है जी, इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है किसका? बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है जी, और इस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ही अपन ये बताते हैं कि पदार्थ या तो क्या हो सकता है? चालक, या क्या हो सकता है? कुचालक, और या फिर क्या हो सकता है? अर्धचालक। और फिर ये अर्धचालक पदार्थ वगैरह होते हैं SN टाइप के, P टाइप के, ये सारे अपन को यहाँ पर पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें कोवैलेंट बॉन्ड एक हो गया, फिर मेटालिक, उसके बाद में आता है क्या? आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बंध जो है उसको भी अपन को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। आयनिक बंध की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यही पढ़ना पड़ता है कि आयनिक बंध जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, आयनिक बंध के लिए यहाँ पर फिर अपन क्या पढ़ते हैं, किससे बताया जाता है? तो अपन का एक रूल आता है फाजान रूल। ठीक है जी, फाजान नियम। इसके अलावा क्या पढ़नी पड़ती है? यहाँ पर कोई भी आयनिक बंध जो बनता है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी जालक ऊर्जा वगैरह क्या होती है, या इनकी सोल्यूबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? विलयशीलता। कि इन पदार्थों को जब पानी में घोला जाता है तो इनकी विलयशीलता जो है वो किस प्रकार से होती है। और इसको बताने के लिए फिर अपन क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर? बोन हैबर चक्र। ठीक है जी, तो दो चीजें पढ़ते हैं अपन, एक तो पढ़ते हैं बोन लिंडे इक्वेशन समीकरण, और एक पढ़ी जाती है बोन हैबर चक्र। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बोन हैबर चक्र से जनरली क्या पूछे जाते हैं? यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि आयनिक बंध जो है इसके अंदर
सहसंयोजक बंध वगैरह हैं, इनकी प्रतिशतता वगैरह क्या होती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपन को किस में पढ़ने पड़ती है, आयनिक में। और एक इसका लास्ट पार्ट आता है जिसमें अपन को पढ़ने पड़ते हैं वीक इंटरेक्शन फोर्सेस। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, तो अपन ने कहा दुर्बल बंध होते हैं किस प्रकृति के, तो अपन ने कहा इसमें अपन को 2-3 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। जैसे अगर मान लो कोई भी अपने पास में क्या हो जाए, वांडरवाल बंद हो जाए। जैसे आदर्श गैस जो होती है वो किसी प्रकार के बंध नहीं बनाती है, लेकिन ऐसे मान लिया जाता है कि उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वांडरवाल, जो एक बहुत ही कैसी प्रकृति का होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है। इसके अलावा आयन आयन इंटरेक्शन जो है वो किस प्रकार से होते हैं, या इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं, सोल्यूबिलिटी जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इन सबको कवर करना पड़ेगा अपन को किसमें, यूनिट सेकंड में। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, इसके आने के बाद में थोड़ा सा सिलेबस जो हो गया है वो क्या हो गया है, लेंदी, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिट्स जो हैं उनको एक साथ क्या कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, और चॉइस जो है वो भी कर दी गई है, तो अपन को सारे टॉपिक्स जो हैं उनको एक एक करके ही क्या करना पड़ेगा, क्लियर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट थर्ड की। देखिए यूनिट थर्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर भी पहले अलग अलग यूनिट्स थी, लेकिन इनको भी क्या कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया, यानी एक ही यूनिट में 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जैसे यूनिट थर्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे पहला जो अपने पास में यहाँ पर पोर्शन आता है वो आता है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी बेसिकली जो अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होती है, उनसे शेप्स वगैरह जो होती हैं वो किस प्रकार से आती हैं। इसके बाद में यहाँ पर टॉपिक आता है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपन को क्या पढ़ने पड़ते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, एच इफेक्ट, या रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये किस प्रकार से काम करता है। यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनको बताने के लिए क्या पढ़े जाते हैं, कुछ एरोज वगैरह पढ़े जाते हैं, या इसी के अंदर क्या पढ़ी जाती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो क्या होते हैं। या अगर इसके अंदर अपन बात करें तो जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स वगैरह की होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अपन को यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं इनके टाइप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर टॉपिक आता है अपने पास में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है जी, 6 इंटरमीडिएट जो हैं वो अपन को यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, इसके बाद में क्या पढ़ना पड़ता है अपन को, कार्ब एनाइन क्या होते हैं। इसके बाद में कार्ब फ्री रेडिकल क्या होते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ता है अपन को, कार्बीन क्या होती हैं। इसके अलावा क्या पढ़ने पड़ते हैं, नाइट्रीन, और लास्ट में क्या पढ़ना पड़ता है, बेंजाइन क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और दे दिया गया है किसका, एरोमेटिसिटी का। ठीक है, एरोमेटिसिटी की अगर अपन बात करें तो 3 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक, एक क्या हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक, और एक क्या हो सकते हैं, तो अपन ने कहा एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी, और इन सब को बताने के लिए यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा कि हक्कल जो है उसका रूल पढ़ना पड़ेगा, और इस हक्कल्स रूल से अपन बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो यूनिट थी वो एक ही यूनिट के अंदर थी, लेकिन अब इसके अंदर एक और यूनिट को मर्ज कर दिया गया, यानी ये 3rd यूनिट का ही पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी समावयवता क्या होती है। ठीक है, समावयवता जो है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, संरचनात्मक, और एक कौन सी होती है, त्रिविम। दोनों पढ़नी है अपन को। फिर त्रिविम संरचना जो होती है इसको अपन को फॉर डिटेल में पढ़ना है, यानी अगला इसी के अंदर टॉपिक आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो
केमिस्ट्री। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनैंशियोमर्स की बात करें यानी दर्पण प्रतिबिंब समावेवी जो हैं वो किन्हें कहते हैं। फिर अपन को पढ़ने पड़ते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इनको क्या बोलते हैं, विवरीम समावेवी। और लास्ट में पढ़ने पड़ते हैं मीजो कंपाउंड यानी मीजो यौगिक, ठीक है। अब इसमें अपन त्रिविम समावेवता किस प्रकार से देखते हैं, तो इसके लिए फिर कुछ रूल्स होते हैं जो अपन को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ओके जी, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये पढ़ने पड़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टीरियोमर्स जो है वो किस प्रकार के होते हैं। फिर अपन को यहाँ पर पढ़नी पड़ती है क्या कायरलिटी जो है, कायरलता क्या किस प्रकार की होती है, यानी क्या पढ़ने पड़ेंगे, CIP रूल। इसके बाद में यहाँ पर इनको बताने के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं जिनको बोला जाता है प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, वो पढ़ने पड़ेंगे। और फिर पढ़ना पड़ेगा इनका नोमेनक्लेचर यानी इनका नामकरण। कौन कौन सा, तो अपन ने कहा EZ पढ़ना है, D और L पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट R और S नोमेनक्लेचर जो है वो किस प्रकार का होता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूलास की बात करें तो जैसे अपन को क्या पढ़ने हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, फिशर फॉर्मूला पढ़ना है, वेज-डेस फॉर्मूला पढ़ना है, और एक जो है वो अपने पास में कौन सा बच गया, तो अपने का वेज-डेस हो गया, फिशर हो गया, न्यूमैन हो गया, और एक जो है वो क्या बच गया, साउहॉर्स बच गया। यानी ये चारों जो प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं ये अपन को पढ़ने पड़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस प्रकार की होगी, इसका मतलब यूनिट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा क्या हो गई हैं, लेंदी हो गई हैं, ठीक है। और आप इसमें किसी भी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। ये बात थी किसकी, यूनिट 3 की। अब आते हैं लास्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट क्या आती है, यूनिट 4, ठीक है। यहाँ पर भी बात करेंगे तो यही कि एक से ज़्यादा यूनिट को क्या कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो पोर्शन जोड़ा गया है वो तो किसको जोड़ा गया है, गैसीय अवस्था को, यानी कंपाउंड जो होती है उसकी 3 स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर जो जोड़ी गई है वो किसको जोड़ी गई है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर बात करें तो अपन ने कहा जो भी है अपने पास में 2 टाइप की गैसेस होती हैं, एक तो आदर्श और एक कौन सी होती है, वास्तविक। तो फिर अपन को पढ़ना पड़ता है कि कोई भी आदर्श गैस किसको कहते हैं, तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है अपन को कि आदर्श गैसों के लिए क्या दी जाती है, एक समीकरण जो सबको पता है क्या होती है, PV बराबर NRT, ठीक है। ये कैसे प्रूव होती है ये पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन को पढ़ना पड़ेगा आदर्श गैस जो होती हैं उनके लिए अणुगतिक समीकरण, अणुगतिक समीकरण, और इससे अपन प्रूव करेंगे कि कौन सी गैस है वो आइडियल होगी और कौन सी है वो रियल होगी। फिर अपन बात करेंगे कि कोई भी गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, उससे थोड़ा सा क्या शो करती है, विचलन यानी डेविएशन शो करती है। वो किस प्रकार से करती है, उसके लिए ग्राफ जो वगैरह आते हैं, आइसोथर्मल वगैरह, वो किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे इनके जो गैसेस होते हैं उनके अणुओं के वेग, कौन कौन से, जैसे नॉर्मली हो गया प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वेग, या फिर अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करें औसत वेग, और एक अपने पास में आ जाता है कौन सा, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे गैसों के अंदर लिक्विडिफिकेशन की, जिसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो अपन जूल थॉमसन इफेक्ट से बात करेंगे कि कोई भी गैस को जब ठंडा किया जाता है यानी उसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम, तो गैस है वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो किस प्रकार से इनको बदला जाता है, ठीक है। ये तो इसका एक पार्ट है। इसी के अंदर कंबाइंड जोड़ दिया गया है नेक्स्ट किसको, द्रव अवस्था को, यानी पहले ये अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी, अब इनको यहाँ पर एक साथ पढ़ना पड़ेगा अपन को। यानी क्या पढ़नी पड़ेगी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आएगा कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के अंदर अंतर जो है वो क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे द्रवावस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आता है किसका, द्रव
क्रिस्टल का। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं नेमेटिक, एक होते हैं सेमेटिक और एक होते हैं कोलेस्टेरिक टाइप के। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है ये। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये जो द्रव्य है इनकी संरचना किस प्रकार से दी जाती है। तो इनकी संरचनाओं के लिए क्या पढ़ेंगे अपन है, सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से होते हैं, यानी बेसिकली द्रव्य की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बात आते हैं कि ये जो द्रव्य क्रिस्टल्स जो होते हैं, इन द्रव्य क्रिस्टलों का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं। तो 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आती है थर्मोग्राफी, थर्मोग्राफी जिसमें अपन क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को जो है उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बिहेवियर को क्या करते हैं, शो। और इस नेचर को अपन यूज करके कोई भी डिजीज जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। और एक आता है 7 सेगमेंट सेल, इसका यूज किया जाता है। जैसे अपनी डिजिटल घड़ियां जो होती हैं, कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल यानी द्रव्य क्रिस्टल का। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये सारा का सारा अपन को कवर करना है किसमें, सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। ठीक है जी, तो आज जो बात करी अपन ने वो सिर्फ किसकी थी, सेमेस्टर फर्स्ट की। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे सेमेस्टर सेकंड की। तो मिलते हैं आपसे जब तक नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी सेमेस्टर सेकंड जो है उनका सिलेबस वगैरह, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स को जोड़ा गया है, किस प्रकार से टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर सेमेस्टर वाइज सिस्टम है वो सारा का सारा आपका संभव डिजिटल ऐप जो है उस पर अवेलेबल है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर लेना चाहिए कोर्स, इंटरेस्टेड है तो आप उसमें बात कर सकते हैं। और जितनी भी डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट से रिलेटेड वो सब आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।